उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए दोनों दलों ने पूरी रणनीति बना ली है। और लोकसभा चुनाव की ही तरह कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने सभी 10 जिलों में अपने प्रभारी तैनात कर दिए हैं। दूसरी तरफ पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में रुकेंगे और इलाकों में प्रभात फेरी निकालेंगे। साथ संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं पर ज्यादा फोकस करने की रणनीति बनाई है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने फ्रंटल संगठनों को काफी एक्टिव कर रखा है। युवाओं को और नए जोश के जो लड़के हैं उनको फ्रंटल संगठनों में भर्ती के लिए भी कई कोशिशें भी की जा रही हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ साथ अब ब्राह्मणों को भी साधने में जुट गए हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई रणनीति के साथ काम शुरू कर दिया है। अब ब्राह्मणों के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जुगत लगाई है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि इस बार 40% वोट लेकर 2027 में सत्ता हासिल करें। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 33% वोट मिले थे। यही वजह है कि ब्राह्मणों को अपने पाले में वे करना चाहते हैं। ब्राह्मण वोट बैंक को हासिल करने की शुरुआत अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर की। उसके बाद हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा तोड़ने पर विरोध जताकर अपनी मंशा जाहिर की थी। इसके साथ ही 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती की तैयारी भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से कर रही है। इस बीच अखिलेश यादव हरिशंकर तिवारी की जयंती में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा कि हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्थापना समारोह में भाषण के आमंत्रण के लिए धन्यवाद। व्यस्तता के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारी भी जोर शोर से कर रही है। केंद्रीय मंत्री और एनडीए की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की यूपी सरकार से अदावत जारी है। एक बार फिर उन्होंने आरक्षण को लेकर योगी सरकार को घेरा और इस बार आउटसोर्सिंग की भर्ती का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग की भर्तियों में वंचित वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाता और आजकल आउटसोर्सिंग की भर्तियां, नियमित भर्तियों में वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है। संविदा की भर्तियों में भी वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन आउटसोर्सिंग ये जो एक चलन प्रारंभ हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां हैं। अनुप्रिया ने ये भी कहा कि आउटसोर्सिंग की भर्तियों में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इससे पहले अनुप्रिया पटेल कई मुद्दों पर सरकार से अलग राय दे चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने जातीय जनगणना का खुलकर समर्थन किया। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी सरकार को घेरा था। साथ ही आरक्षित वर्ग के खाली पड़े पदों को लेकर भी चिट्ठी लिख चुकी है। तो वहीं टोल प्लाजा के मुद्दे पर खुलकर अदावत भी की थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में एनडीए के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल चुनाव नतीजे एनडीए की उम्मीदों के बिल्कुल उलट आए थे। और दुकानों पर नेम प्लेट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इसके बावजूद ये मुद्दा एक बार फिर उठाया गया है। इस बार बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे को हवा दी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू दुकानदारों से अपनी दुकानों पर नाम लिखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो हिंदू दुकान पर नाम नहीं लिखेगा उसे हिंदू नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि अपनी दुकान अपने अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य लिखें। अब जो लिखेगा वही हिंदू और जो नाम ना लिखे वो हिंदू नहीं। नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि देश आपका ही है। फिर सब समझदार हैं। दरअसल यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपना पहचान बताने का आदेश दिया था। योगी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश खारिज करते हुए यूपी और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा था। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के गृह मंत्री अमित शाह पर हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमित शाह की तुलना अहमद शाह अब्दाली से करने पर जमकर हमला बोला। और गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लिया। इस दौरान गिरिराज ने उद्धव की तुलना खुद शाह अब्दाली अहमद से करते हुए कहा कि उन्होंने बाला साहेब की कमाई को मिट्टी में मिला दिया। भूल गया अपने पिताजी का संस्कार, जो भूल गया कि पहचान, आज वो अहमद के रूप में खुद खड़े होकर के मुसलमानों के वोट के लिए बाला साहेब ठाकरे की पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिला। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बार बार
हिंदुओं को कष्ट देकर उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें गाड़ी छोड़कर बाइक पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों से बचकर भागना पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में स्कूल के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एएनएम कर्मियों ने घेर लिया। हाथों में लाल झंडा लिए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे। उसके बाद बीच सड़क पर जमकर ड्रामा हुआ। हंगामा बढ़ता देख गिरिराज सिंह किसी तरह से गाड़ी से उतरे और बाइक पर सवार होकर भागना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटे नहीं और उनकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ मंत्री से मुलाकात करके अपनी समस्या और मांग बतानी थी, लेकिन वो बिना सुने ही भाग गए। गाड़ी से चले गए, मोटरसाइकिल पकड़ के चले गए। हमको कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ उनको संदेश देना था। दरअसल 22 जुलाई से बिहार में स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दिल्ली में अब अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर एक्शन होने लगा है। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर ऐसा चला कि धड़ाधड़ अवैध निर्माण जमींदोज होने लगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सिविल लाइन इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की। डीडीए के मुताबिक सिविल लाइन के खैबर के पास उनकी करीब 32 एकड़ जमीन पर लोगों ने कब्जा कर अवैध तरीके से मकान और दुकान बना लिए हैं। इसके लिए विभाग की ओर से पहले ही सभी मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई है। डीडीए की माने तो करीब 300 से ज्यादा मकान बने हैं जो अवैध कैटेगरी में आते हैं और उन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया है। नोटिस देने के बाद डीडीए के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और वहां बने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो डीडीए ने एक दिन पहले मकान खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद आज लाओ लश्कर के साथ अतिक्रमण गिराने पहुंच गए। लोगों का कहना है कि वो 50 से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं और अब उनके घरों को अवैध बताकर उन्हें उजाड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली से धर्म परिवर्तन को लेकर बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बरेली के एक गांव में चल रहे कथित धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में पुलिस ने छापा मार दिया। बरेली के बहेड़ी गांव में धर्म परिवर्तन कराने की सूचना से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर छापा मारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक घर में कुछ लोग इकट्ठा हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां शामिल थीं और सभी के हाथों में ईसाई धर्म से जुड़ी किताब थी। पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की, हालांकि किसी ने ये नहीं बताया कि उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है? नहीं, धर्म परिवर्तन हमारा कोई करेगा। इस मामले में आरोपी का कहना है कि उनके घर में सुबह 11 बजे आराधना हो रही थी। इसी दौरान किसी खुराफाती ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। फिलहाल बहेड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी बरेली में ईसाई धर्मांतरण से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मददगारों पर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। घाटी में नार्को आतंकवाद से जुड़े 6 लोगों पर कड़ी कार्रवाई हुई और नार्को आतंकवाद से जुड़ने के आरोप में 6 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर्मियों को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। एलजी ने कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) का इस्तेमाल किया। जिन 6 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, उनमें 5 पुलिसकर्मी थे। सस्पेंड होने वाले कर्मचारियों में एक कर्मचारी शिक्षक के पद पर तैनात था। जांच में पता चला है कि ये कर्मचारी नार्को आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे, जो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे और ड्रग्स के जरिए आतंकियों को आर्थिक मदद पहुँचा रहे थे। सरकार की कहीं न कहीं एक राजनीतिक स्वेच्छा भी बताती है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। सरकार आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से जड़ से उन्मूलन करना चाहती है, जिसका पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम में, जम्मू कश्मीर के लोगों में एक फील गुड फैक्टर, एक अच्छा इसका जिसे कहते हैं माहौल गया है। घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल जमीन आसमान एक कर रहे हैं। वहीं सरकार आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई कर उनकी कमर तोड़ रही है। और अब बात गुजरात की। गुजरात में आज से श्रावण मास शुरू हो गया। वहां कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, जिसकी एक खूबसूरत तस्वीर अहमदाबाद से सामने आई। ये तस्वीर अहमदाबाद के अमरनाथ धाम की बताई गई। वहां कावड़ यात्रा में शामिल लोगों पर फूलों की बारिश की गई। ये पुष्प वर्षा ड्रोन के जरिए की गई। भगवान शिव का डमरू और त्रिशूल भी ड्रोन पर दिखाई दिया।
वहीं फूलों की बारिश होने पर कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों के चेहरे खिल गए। साथ ही कांवड़िए बम बम बोले के जयकारे लगाते नजर आए। इस दौरान कांवड़ियों पर शानदार फूलों की बारिश होती नजर आई। कांवड़िए भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर कांवड़ ले जाते दिखे। कांवड़िए नाचते और भगवान शिव के गीत गाते नजर आए। आपको बता दें, गुजरात में श्रावण मास आज से शुरू हुआ है और इसका समापन 3 सितंबर को होगा। इस दौरान कांवड़िए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी यात्रा करेंगे।